यस माय डियर पहला फ्रेंड्स। प्रश्न आपके समक्ष रख रहे हैं। हाँ बोलिए। X is a chemical present in our stomach हाँ and it is necessary for digestion of food. हाँ जी। X एक ऐसा केमिकल है जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहता है और यह डाइजेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके डाइजेशन के लिए, फूड के डाइजेशन के लिए। When X is secreted in excess, और जब इसी X जो केमिकल है उसका क्वांटिटी एक्सेस हो जाता है, जब बढ़ जाता है तो यह हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जैसे कि इंडाइजेशन। वही Y is a chemical used to treat this condition, और Y एक ऐसा केमिकल है जो इस कंडीशन को क्या करने का कोशिश करता है, सुधारने का कोशिश करता है, उसका उपचार करने का कोशिश करता है। तो बताइए कि X और Y क्या है। ऑप्शन नंबर 1 में है X is हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड Y is सोडियम कार्बोनेट। सेकेंड में X is मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड Y is हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड X is हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड Y is मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और फोर्थ X is मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड Y is एस्कॉर्बिक एसिड। सर तो ये हमको समझ में नहीं आया, ये क्या बोल रहे हैं आप? एक्स क्या है? एक्स तो मेरी X पुरानी गर्लफ्रेंड का नाम है। एक्स क्या वही है? नो सर, X that means हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो ओ एक्स जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम्स को कॉज कर रहा है ना? अच्छा, तो ये कहना चाह रहा है ज़्यादा अगर हो जा रहा है एक्स तो हेल्थ प्रॉब्लम और इंडाइजेशन हो रहा है, और वाई जो है वो ट्रीट करने के लिए यूज हो रहा है। मतलब अब पेट वेट दर्द हो रहा है, जो भी हो रहा है इंडाइजेशन, तो आप वाई ले रहे हैं। यस और वाई क्या हो सकता है? तो X जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो HCl है, एसिड है, और Y मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जो बेस है। दोनों मिलाकर के बैलेंस कर देते हैं। X हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और Y सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट के कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा थोड़ी धोएंगे उससे, तो पेट में डालना है। फिर आता है X मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है और Y हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पेट में बनता है क्या सर? ना नहीं बनता है। X हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, Y मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो हमको लगता है आंसर नंबर 3 इज करेक्ट। तो क्या होगा आंसर? आंसर 3 होगा, X हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और Y मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को आप समझ सकते हैं कि ये जस्ट लाइक इनो है। तो जब भी इंडाइजेशन होता है तो हम इनो लेते हैं और वो हमारे डाइजेशन को। आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज्ड। इसमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया का यूज नहीं होता? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड मतलब दही, दही के बनने में। ओके। सेकंड है बेकिंग ऑफ ब्रेड, मतलब जो ब्रेड होता है डबल रोटी, उसके पकने में। अच्छा। तीसरा है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस, मतलब शुगर केन जूस के फर्मेंटेशन दैट मींस सड़ाने में, सड़ने में। और फोर्थ है नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब नाइट्रोजन के फिक्सेशन। तो देखिए कर्ड के फॉर्मेशन में बैक्टीरिया कभी नहीं बनता, वहां पर बोल रहा है सर। तो कर्ड बैक्टीरिया रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में बैक्टीरिया बनेगा जो है लैक्टोबैसिलस। आप फर्मेंट अगर जब करते हैं शुगर केन जूस को गुड़ बनाने के लिए तो उसमें भी बैक्टीरिया होता है, तो भी होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन भाई सॉइल से जो है राइजोबियम बेड जो है उसमें बैक्टीरिया रहते हैं, वही तो एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को। बिल्कुल। तो यहाँ पे ब्रेड का बेकिंग में बैक्टीरिया नहीं यूज होता है क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ मर जाता है, डेड हो जाता है। ब्रेड में वहाँ पर बैक्टीरिया की प्रेजेंस नहीं होती, वहाँ पर प्रेजेंस होती है यीस्ट की। हमारे यीस्ट जो है एज अ फंगस वहाँ पर यूज होता है। अब आ जाइए सर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हाँ मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा चीज है हाँ जो सबसे डिफरेंट है। हाँ सर। तो डिफॉरेस्टेशन है, फिर डिसर्टिफिकेशन है, इरोजन है या कंजर्वेशन है। अब तो देखिए देखिए, इसमें मुझे क्या लगता है, हाँ इरोजन जो है वो भी नुकसान करता है, बिल्कुल नुकसान करता है इन्वायरमेंट को। डेजर्टिफिकेशन भी जो है वो, अरे भाई अगर रेगिस्तान बढ़ रहा है तो वो भी अच्छा चीज़ नहीं है, नुकसान है। बिल्कुल डिफॉरेस्टेशन भी पेड़ का कटाई है, पेड़ काटेंगे आप तो पेड़ काटने की वजह से क्या होगा, धरती में ऑक्सीजन कम होगा, वो भी नुकसान है। पर कंजर्वेशन फायदे की बात है, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण करना, बचाना। तो मेरा आंसर है आंसर नंबर 4। तो क्या आंसर सही है? आंसर नंबर 4 राइट। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब हमको बचाना है, संरक्षण जितने भी करना। रिसोर्सेज है, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज है, उनकी सेफ्टी करना, उनका हाँ। रक्षा करना, वही हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य है, आगे बढ़िए इस कर्तव्य की घड़ी में। Now yes, next question, which of the following statements is not correct? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? मतलब आपको नेगेटिव आंसर देना है। नेगेटिव देना है। तो डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, राइट है। डाइजेशन जो है वो केमिकल चेंज होता ही है, होता है सर, अभी हमने देखा है पहले ही क्वेश्चन में। हाँ 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 हाँ। सेकंड, फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज, यह भी एक केमिकल चेंज ही होता है एक तरीके से। है। रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज, रेस्पिरेशन में भी केमिकल चेंज होता है। क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है, बट यस, क्रिस्टलाइजेशन जो है फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि इसमें जो है क्रिस्टल का फॉर्म चेंज होता है, सर उसका साइज, मटेरियलिस्टिक, मटेरियल तो सेम होता है, मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं होता। जब आप क्या करते हैं, जब आप जो है आप मिश्री बनाते हैं तो मीठे पानी में आप क्या करते हैं, आप रस्सी डाल देते हैं और वो क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, वो पूरा जो है शुगर सिरप जो है वो क्रिस्टल फॉर्म ले लेता है। तो इसमें केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होता, इसमें फिजिकल चेंज होता है, इसीलिए द आंसर नंबर 4 क्या सही आंसर है? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, राइट। ठीक है सर, अब आ जाइए 65 में। Which of the following represent an ascending order as per the size of particles? मतलब कि पार्टिकल्स के साइज के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। सबसे छोटा पार्टिकल किसमें होता है? रॉक में होता है, क्ले में होता है, सिल्ट में होता है, किस में होता है? तो हम जानते हैं सबसे स्मॉल साइज के पार्टिकल्स क्ले में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा भाई। सर रॉक तो बड़ा हो गया है ना, रॉक सबसे बड़ा हो गया, लार्जेस्ट पार्टिकल्स। गिट्टी के बाद सबसे स्मॉलेस्ट क्ले, और फिर सिल्ट और क्ले। तो मैं समझ गया, क्ले जो रहता है एकदम नरम रहता है, इसीलिए स्मूथ रहता है रहते हैं। तो सबसे छोटा, उसके बाद सिल्ट यानी कि रेती। और रेती जो है आप देखिए जोड़ने से जुड़ता नहीं है। फिर सैंड से फिसल जाता है। और फिर बजरी तो पकड़ में ही नहीं आता। Yes, gravel, that means गिट्टी। द रॉक हमारा ड्वेन द जॉनसन, द रॉक टकला, द रॉक टकला। और टकला कहाँ से हो सकता है? Now yes, next, the function of gills in the fish is to, हम जानते हैं कि फिश में गिल्स पाई जाती है, जिसे हम क्लोम भी बोलते हैं। क्लोम? वो उसका फंक्शन क्या है? कौन सा क्लोम? क्लोम, गिल मींस क्लोम। ओह क्लोम, गिल। गलफड़े। सर हम गलफड़े सुनेंगे, गलफड़े को। गलफड़े मछलियाँ सांस लेती है गलफड़ों से, गिल्स की हेल्प से। तो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। हाँ। सेकंड, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वाटर। अच्छा। थर्ड, एब्जॉर्ब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। और फोर्थ, एक्रीट वेस्ट इनटू वाटर। तो यहाँ
ये विचार यहाँ दिमाग में आता है जो हम जानते हैं कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। हवा में तो ऑलरेडी ऑक्सीजन है और मछली ऑक्सीजन में तो तैरती नहीं है, तो एयर तो Yes. सही नहीं लग रहा है। नो फिर एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन वाटर, उसको हाँ। अभी बाद में देखेंगे। एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो देखिए सर, मछली तो मुंह से खाना खाती है, तो हाँ। उसको तो गिल्स का जरूरत ही नहीं है खाना खाने के लिए, तो सेकंड भी सही नहीं लग रहा है। नो थर्ड आ जाते हैं एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन, इसको बाद में देखेंगे। फिर आते हैं एक्सक्रीट वेस्ट इनटू वाटर, तो भाई मछली का पिछवाड़ा होता है निकालने के लिए टट्टी को, तो उसको गिल्स का जरूरत नहीं है टट्टी निकालने के लिए। तो आंसर इज डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है वो गिल्स की मदद से, क्योंकि वो नाक से सांस नहीं लेती। तो वो आंसर गिल्स की नंबर हेल्प से क्या करती सही है जो भी है। तो थर्ड आंसर होगा, देखिए वाटर का फॉर्मूला H2O होता है और O जो है ऑक्सीजन, हाँ, वह वाटर में डिसॉल्व होता है। उसी ऑक्सीजन को फिश अपने गिल्स की हेल्प से चमत्कारिक रूप से अंदर लेती है हाँ और रेस्पिरेशन वर्क करती है। Now yes, next question, which of the following can be used to complete an electric circuit if one runs out of connecting wire? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा जब आपका कनेक्टिंग वायर का शॉर्टेज है? क्वेश्चन नंबर 67। यस। सो ऑप्शन नंबर ए पेपर स्ट्रिप रॉन्ग हो गया, क्योंकि पेपर स्ट्रिप में कभी भी पेपर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता। करेंगे, पागल हो गए हैं, हीट कर देगा भाई, वो जल जाएगा वो। रबर बेल्ट, रबर तो हम जानते हैं रबर बेल्ट से उसमें पापा कभी करंट फ्लो करा देंगे। इलेक्ट्रिक फ्लो होता ही नहीं। रबर बेल्ट से पापा करा सकते हैं, पापा एक रबर बेल्ट देंगे, फिर बॉडी में करंट फ्लो हो जाएगा। करंट फ्लो हो जाएगा। फिर वुडन वो टीचर दे सकता है उससे करंट। टीचर और एक लास्ट है ब्लेड, स्टील ब्लेड। तो स्टील ब्लेड में करंट फ्लो होता है, मान लीजिए ट्रिमर में क्योंकि वो ब्लेड गुड लगा है, कंडक्टर होता है। मान लीजिए ब्लेड है, तो वो ब्लेड में मान लीजिए बिजली का तार टच हो गया और उसको मैं टच कर दिया तो मेरे को करंट लग जाएगा, मर जाएगा वो, ऊपर चले जाएगा परमात्मा के पास। अब आ जाते हैं मंजुला के पास। मंजुला, यहाँ पर पेपर स्ट्रिप, रबर बेल्ट और वुडन स्टिक, ये तीनों। हाँ सर, 68 क्वेश्चन को थोड़ा बताइए। So Manjula is observing her image in a plane mirror. The distance between herself and the mirror is 5 meters. She moves 1 meter towards the mirror. The distance between herself and her image now is. मतलब ये है कि मंजुला जो है वह क्या कर रही है, प्लेन मिरर के सामने अपने इमेज को ऑब्जर्व कर रही है, और जहाँ पर वो खड़ी है उससे मिरर के बीच का डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है। वह 1 मीटर आगे मिरर की ओर जाती है। तो अभी बताना है कि मंजुला के बनने वाली इमेज और उसकी मिरर के बीच में डिफरेंस कितना है। तो मंजुला खड़ी है 5 मीटर, अच्छा ओ हो गया 5 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, या ठीक है, और 1 मीटर टुवर्ड्स द मीड। अच्छा मेरे को समझ में आ गया सर। तो यहाँ हो जाएगा O1 है 5, O2 है 1, तो 5 - 1 तो 4 होता है। तो क्या आंसर सेकंड है सर? नो 5 - 1 मींस 4 मीटर। तो 4 मीटर तो वो आगे की ओर बढ़ गई, मतलब मूव फॉरवर्ड। देन उसका इमेज बनेगा, अगेन रीबैक हो जाएगा, तो 4 मीटर। तो 4 + 4 8 मीटर। व्हाट? यस, मूव फॉरवर्ड, मूव बैकवर्ड। इमेज नाउ इज
image. Move forward, move backward. अच्छा सर मैं समझ गया, तो 5 - 1 हुआ 4। Yes. डिस्टेंस वहां से रे ट्रेवल किया मंजुला तक 4, और मंजुला से वापस इमेज तक गए तो 4 + 4 8 मीटर। तो अब 8 आंसर हो meters. जाएगा थर्ड वन 8 मीटर। थैंक यू सर। अब आते हैं Yes. क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। A pendulum oscillates 30 times in 3 seconds. मतलब एक पेंडुलम है, वो ऑसिलेट करता है 30 टाइम्स ऑसिलेट करता है, कितने टाइम में? 3 सेकेंड में। So choose the correct statement from among the following. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। यस सर। Its time period is 10 seconds and frequency is 3 hertz. Now second one is its time period is 0.1 second and frequency is 10 hertz. Third is time period is 10 seconds and frequency is 0.3 hertz. Or fourth one, its time period is 0.3 second and frequency is 0.3 hertz. 30 टाइम्स कर रहा है 3 सेकंड। So apply the formula of frequency. टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 10 तो टाइम पीरियड हो जाएगा, ओके, टाइम डिवाइडेड बाय ऑसिलेशन। टाइम डिवाइडेड बाय ऑसिलेशन हो जाएगा 0.1 सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज हो जाएगा। क्या सेकेंड वन सही आंसर है सर? Yeah, its answer is second one. Its time period is 0.1 second and frequency is 10 hertz. Why? Because we know that the formula of frequency is number of oscillation upon second. हाँ सर। So number of oscillation 30 and second is 3. 30 by 3 that means 10. So frequency is 10 hertz. It is given in the option. And time period is second only. And time is just opposite of frequency. So 1 by 10 that means 0.1. Good sir. Nice. Yes. Nice answer. चलिए सर 70 की ओर बढ़िए। 70 चलते हैं हम। Identify the incorrect statement. हाँ, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो बताना है। Ball bearings are used to increase friction between parts of a machine. क्या बॉल बेयरिंग का यूज फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है मशीन के पार्ट्स के बीच में? या सेकंड, friction between two surfaces in contact can never be eliminated on earth. फ्रिक्शन को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते दो सरफेसेस के बीच में। थर्ड, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वह कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की अपेक्षा। फोर्थ, द फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन इट्स शेप। मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो ऑब्जेक्ट में अप्लाई होता है वह मूव करते हुए जाता है फ्लूइड में और यह डिपेंड करता है उसके शेप पर। तो क्या पहला वाला देखिए सर, तो ये बोल रहा है कि बॉल बेयरिंग इंक्रीज करता है तो रोलिंग फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं कर सकता, तो फर्स्ट तो हमको सही लगता नहीं है। फिर आता है फ्रिक्शन जो है टू सरफेसेस के बीच, वो कभी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता अर्थ के उसमें, तो इसको भी सोचने में टाइम देते हैं। फिर बोलता है रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, तो सही बात है। रोल करेगा आदमी वो जल्दी पहुंच जाएगा, स्लाइड करेगा तो देर में पहुंचेगा। फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू फ्लूइड डिपेंड अपॉन शेप। हाँ, तो अगर उसका शेप ज़्यादा होगा तो उसमें फ्रिक्शन जो लगेगा वो ज़्यादा होगा। तो फ्लूइड में जब भी करता है तो शेप पे तो ये भी सही लगता है, पर हमको ये सही नहीं लगता, एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, ये सही नहीं लगता। नो सर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको। तो वही तो फ्रिक्शन जो बोल रहा है वो फर्स्ट वाला है, इंक्रीज नहीं करता है, तो फर्स्ट वाला जो है वो हमको लगता है इनकरेक्ट है। हाँ, देखिए बॉल बेयरिंग का यूज हम लोग फ्रिक्शन को इंक्रीज नहीं डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा सर, ये बात थी। ओके, यस
Now the next question, my dear sir. Which of the following statements are correct? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब सही है, वो बताना है। आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। हाँ सर। जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हाँ सर। कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता सर, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। आप करेक्ट है, जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। तो मेरे को लगता है जिंक जो है वो रिप्लेस कर सकता है कॉपर को, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। ZnSO4 बना देगा। बिल्कुल सही है, जिंक सल्फेट बना देगा वो। आंसर नंबर 2 इज करेक्ट सर। आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। यस सर। तो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग। मतलब कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। First, clinical thermometer can be used to measure the temperature of boiling liquids. अच्छा, मतलब क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज क्या बॉइलिंग लिक्विड के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जा सकता है। सेकेंड, रूम थर्मोमीटर्स हैव रेंज फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या रूम टेम्परेचर जो है वह 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। थर्ड, लेबोरेटरी टेम्परेचर्स हैव अ रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मींस लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और लास्ट फोर्थ वन इज द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। मतलब लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज क्लिनिकल थर्मोमीटर के रेंज से अधिक होता है क्या। तो सर पहला वाला देखेंगे तो क्लिनिकल थर्मामीटर तो बॉइलिंग लिक्विड्स को जो है वो मेरे को सही नहीं लगता है कि क्लिनिकल थर्मामीटर बॉडी के उसको करने के लिए किया जाता है। तो बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए होता है, बॉइलिंग लिक्विड के लिए नहीं। फिर रूम टेम्परेचर हैव अ रेंज, तो रूम थर्मामीटर का अभी हम छोड़ देते हैं। फिर आते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर हैव अ रेंज 35 से 42, तो ये भी मेरे को सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ क्लिनिकल थर्मामीटर। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर का तो मेरे ख्याल से टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो सी भी मेरे को सही नहीं लग रहा है। मेरे को क्या लगता है कि बी और सेकंड और थर्ड में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। रूम टेम्परेचर 35 से 42 होना था और लेबोरेटरी 30 डिग्री से 100 डिग्री होना था। अब फोर्थ वाला देखता हूँ कि लेबोरेटरी थर्मामीटर ग्रेटर होता है क्लिनिकल से, तो बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है सर कि फोर्थ वन इज द राइट आंसर। इसमें आपका क्या बयान है। वो सही है। फोर्थ में लेबोरेटरी जो थर्मामीटर होता है वह क्लिनिकल थर्मामीटर के अपेक्षा उसकी रेंज अधिक होती है। अच्छा, तो अब आते हैं 73 में। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। इसमें अगेन इनकरेक्ट मतलब गलत जो स्टेटमेंट है वो बताना है। हाँ सर। The calorific value of kerosene is more than that of coal। मतलब कि कैलोरीफिक वैल्यू केरोसिन का कोल की अपेक्षा ज्यादा होता है। अच्छा। The calorific value of coal is more than that of wood। मतलब कैलोरीफिक वैल्यू जो कोल का होता है वह वुड की अपेक्षा ज्यादा होता है। थर्ड, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर देन दैट ऑफ एलपीजी। मतलब बायोगैस का कैलोरीफिक वैल्यू एलपीजी की अपेक्षा ज्यादा होता है। और फोर्थ है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सीएनजी इज मोर देन दैट ऑफ डीजल। तो व्हाट्स योर रिस्पांस। मेरे को पहला लास्ट में अगर देखूं तो सीएनजी का मेरे को लगता है डीजल से ज्यादा होता है, तो वो सही है, वो इनकरेक्ट नहीं है। बिल्कुल सही। अब केरोसिन का भी मेरे को लगता है कोल से ज्यादा होता है, तो फर्स्ट वाला भी सही है। वो भी सही है। अब
कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस जो है वो एलपीजी से ज़्यादा होता है, ये बात हजम नहीं हो रहा है। मेरे को लगता है एलपीजी का जो है बायोगैस की अपेक्षा कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगा। मेरे को लगता है थर्ड वन इज इनकरेक्ट। राइट। देखिए बायोगैस जो होता है उसमें मीथेन बस होता है, मेनली देखा जाता है। हाँ सर। और एलपीजी दैट मींस लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसमें 3 गैसेस होती हैं, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। और इसीलिए कैलोरीफिक वैल्यू एलपीजी का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बायोगैस। यहाँ पर उसको जस्ट ऑपोजिट कर दिया गया है। अपोजिट कर दिया गया है, चंचल कहीं का। नेक्स्ट चलते हैं 74 की तरफ। 74, it's a question related to just physics, mathematics. A bus travels at a speed of 50 km per hour for 12 minutes and then at a speed of 40 km per hour for the next 18 minutes. Total distance covered by the bus during this time is, मतलब एक बस है और ट्रेवल कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 मिनट के लिए। और उसके बाद उसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है नेक्स्ट 18 मिनट्स के लिए। बताइए कि वह जो बस है वह टोटल कितने डिस्टेंस कवर करता है उस समय में। 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 24 किलोमीटर और 28 किलोमीटर। So we know that जब भी हम इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यूनिट जो है हमारा सेम होना चाहिए। यहाँ पर स्पीड जो गिवन है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, आवर, और टाइमिंग जो है वो मिनट में। तो हमको चेंज करना पड़ेगा स्पीड को। अच्छा, किसमें? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, आवर को चेंज करना पड़ेगा मिनट में। तो मिनट 60 इंटू कर देंगे, नहीं सर? हाँ, तो देखिए 12 मिनट के लिए ना तो 12 अपॉन 60 हो जाएगा, मतलब 0.2। और 12 मिनट के और डिस्टेंस कितना है हमारा 50, तो 50 इंटू 0.2 10 किलोमीटर। सिमिलरली 40, तो 40 जो है 18 मिनट्स के लिए है। अच्छा, तो आपका हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 18 डिवाइडेड बाय 60 मतलब 0.3। सो 40 इंटू 0.3 12 किलोमीटर। 12 और 10 22 किलोमीटर इज द आंसर। वाह सर, क्या गजब का गणित लगा है। या साइंस में भी हमको गणित पढ़ना पड़ गया। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन। यस, फिजिक्स, इट इज अ फिजिक्स क्वेश्चन। यस। इस टाइप से क्वेश्चन में हम मेनली यूनिट को देखते हैं। यूनिट हमारा सेम होना चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं हुआ तो हम यूनिट कन्वर्ट कर देते हैं। आगे बढ़िए सर। Identify the incorrect statement from among the following. अच्छा, इसमें अगेन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब गलत है, वो बताना है। The motion of Earth around its axis is periodic motion. हाँ, ये तो सही है सर। The motion of light is rectilinear motion. मतलब कि लाइट की मोशन जो है वो सीधी मोशन होती है, रेक्टिलिनियर मोशन होती है। रेक्टिलिनियर मोशन है सर, यस सर। स्ट्रेट लाइन। The motion of plugged string of a sitar is oscillatory motion. और all periodic motions are circular motions. बताइए सर। तो वो ऑसिलेशन करता है, तो थर्ड मेरे को सही लगता है सर। लाइट भी स्ट्रेट लाइन में जाती है तो सेकंड भी सही लगता है हमको। तो मोशन भी क्या है, एक्सिस में ही रोटेट करता है अर्थ, तो वो भी सही लगता है। मेरे को फोर्थ वाला सही नहीं लग रहा है, कृपया करके अपनी भावनाएं व्यक्त करिए। Fourth, all periodic motions are circular motion is incorrect statement. It is incorrect. It is not correct. Yes, because हमने देखा होगा पेंडुलम, yes. पेंडुलम का मोशन जो होता है वह सर्कुलर नहीं होता। तो कौन सा होता है? वो तो रेक्टिलिनियर है ना पेंडुलम। हाँ,
ओह, जस्ट ऑसिलेट करते रहता है ना जी पेंडुलम, वॉच में हम देख सकते हैं। ये बात है, इसीलिए मैं वही बात तो समझना चाहता सर। थैंक यू। वो सर्कुलर मोशन में नहीं होता, सर्कुलर मोशन नहीं होता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में और आते हैं 76। Which of the following statements are correct regarding image formation plane mirror? हाँ, प्लेन मिरर फॉर्मेशन में जो इमेज बनता है वह उसके लिए जो गिवन स्टेटमेंट से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है वो बताना है प्लेन मिरर में। देखिए फर्स्ट है इमेज इज इरेक्ट, जो प्लेन मिरर में इमेज जो बनता है वो इरेक्ट बनता है, मतलब क्या सीधा बनता है। दूसरा इमेज इज रियल, इमेज जो जैसा दिखता है वो वैसा ही दिखता है, क्या रियल। अच्छा। थर्ड इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, वह लैटरली इन्वर्टेड होता है। और द इमेज साइज इज सेम दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की साइज सेम होती है ऑब्जेक्ट के साइज से। तो मुझे क्या लगता है सर, इसमें आप जब देखते हैं प्लेन मिरर में तो गलत होती है इमेज, तो इरेक्ट तो सही है ना, इरेक्ट होती है। और दूसरा क्या है, इमेज इज रियल, मतलब इरेक्ट मतलब क्या होता है सर, जैसे मैं सर और पैर से खड़ा हूँ तो वो भी सर और पैर से खड़े हूँ, बिल्कुल तो सेम रहेगा साइज के, साइज सेम, चेंज नहीं होगा। इमेज इज रियल, तो इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। लैटरली इन्वर्टेड, तो लैटरली इन्वर्टेड होती है कि इमेज, तो हाँ भाई, मैं राइट हैंड उठाता हूँ तो वो अपना लेफ्ट उठाता है, उल्टा पुल्टा, हाफ रॉन्ग चलता है। द इमेज साइज इज सेम दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ भाई वही तो बोला, साइज सेम रहता है, इरेक्ट है मतलब साइज सेम रहेगा। पर रियल इमेज नहीं बनती सर, रियल इमेज बनेगी तो उसमें सेम साइज नहीं बनेगा सर। तो मेरे को लगता है ए होगा, सी होगा, डी होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। बिल्कुल सही जवाब। तो इस बात पे मुझे आप देंगे कूपन कोड, रिडीम्पशन। रेडियो सागर चंपक लाल की बात कर दी आपने। So yes, next question, which of the following is not true with respect to the nature of science? नेचर ऑफ साइंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। अच्छा। साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव। साइंस प्रमोट्स skepticism. Science is equivalent to a set of facts. तो यहाँ पे हमको लगता है सर, साइंस तो इंटरडिसिप्लिनरी होता है। बिल्कुल सही। और भाई कभी कभी साइंस पे डाउट भी होता है, तो थर्ड वाला भी हमको लग रहा है, संदेह तो होता ही है उस पे। बिल्कुल होगा जी। साइंस में फैक्ट नहीं होगा तो साइंस क्या काम की। अब आता है, मेरे को लगता है कि साइंस कभी अस्थायी हो ही नहीं सकती सर। नया नया डिस्कवरीज होता है तो कैसे आप उसको जो है अस्थायी कर सकते हैं, टेंटेटिव नहीं हो सकता। एक्चुअली इन दिस क्वेश्चन यह पूछा गया है कि क्या सही नहीं, और नॉट ट्रू बोला गया है। नॉट ट्रू तो एलिमिनेट करना है इसमें। तो जैसे कि पहला इसमें साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, वो बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। थर्ड देखिए, साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म, बिल्कुल सही है, साइंस प्रमोट करता है स्केप्टिसिज्म को। सेकेंड, साइंस टेंटेटिव होता है, यह भी सही है। पर साइंस तो परमानेंट है सर, क्या पृथ्वी क्या नई बनेगी क्या? नो सर। सन क्या नया बनेगा? नो सर। साइंस यहीं एग्जिस्ट करता है, साइंस जो है वो आप कभी भी नया क्रिएट नहीं करते। बट फोर्थ जहाँ पर रॉन्ग है, साइंस इज इक्विवेलेंट टू अ सेट ऑफ फैक्ट, जो फैक्ट निकाल दिया गया वही सही है, ऐसा नहीं।
तो यहाँ पे फोर्थ वाला आंसर सही होगा सर। फोर्थ आंसर सही होगा, क्योंकि साइंस ने जो फैक्ट निकाला है, हाँ क्या वह हमेशा के लिए सही रहेगा? ऐसा नहीं। अच्छा उसमें भी रिसर्च होगी, उसमें भी कंटिन्यूअस रिसर्चिंग होते रहेगी, वेरिफिकेशन होगा, टेस्टिंग होगा। तो ये एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि साइंस ने जो कह दिया वही सही। वही हो गया क्या? तो एवरी स्टूडेंट इज अ साइंटिस्ट। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 78 पे। 78 as per NCF 2005 National Curriculum Framework. Good science education should be the, मतलब कि NCF 2005 के अकॉर्डिंग गुड साइंस एजुकेशन कैसा होना चाहिए? ट्रू टू साइंस टीचर, साइंस टीचर के लिए ट्रू होना चाहिए। ट्रू टू द चाइल्ड, चाइल्ड के लिए ट्रू होना चाहिए। ट्रू टू द इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के इन्वायरमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए। या ट्रू टू द क्लासरूम कल्चर, क्लासरूम कल्चर के लिए ट्रू होना चाहिए। ओह, गुड साइंस एजुकेशन शुड बी, बच्चे के प्रति ट्रू होना चाहिए क्या? तो मुझे क्या लग रहा है, शुड बी। अच्छा, क्या होना चाहिए? एनसीएफ जो है सर वो बोलता है कि चाइल्ड के अकॉर्डिंग जो है वो आपको सब्जेक्ट्स बनाना है। तो नहीं सर, अभी यहाँ पे मेरे को सोचना पड़ेगा। तो एनसीएफ क्या इंक्लूसिव क्लासरूम के बारे में बोलता है? मैं थर्ड और फोर्थ में कंफ्यूज हो गया हूँ सर। ट्रू टू द इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल होगा क्या ट्रू टू द क्लासरूम कल्चर होगा? देखिए, एनसीएफ मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में ये आया। मेरे को और लगता है इसने सर क्लासरूम कल्चर होगा। क्या फोर्थ वाला सही है? नो, इसने कहा कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हाँ, वह चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड होना चाहिए। अरे हाँ सर, एनसीएफ में तो चाइल्ड सेंटर्ड बोला है, तो सेकेंड नंबर इज द राइट आंसर। मतलब सेकंड आंसर जो होगा वो सही है। सही होगा, ट्रू टू द चाइल्ड। आगे बढ़ते बच्चे के विश के अकॉर्डिंग आप पढ़ाइए। अब बच्चा पढ़ना चाहता है साइंस, हाँ पढ़ा रहे हो मैथमेटिक्स, हाँ, बोर नहीं होगा तो क्या होगा वो? स्टूपिड कहीं के, तो चंपक लाल हो गया उसके साथ। यस, चंपक क्या? नेक्स्ट, Which of the following validities of a good science education curriculum is satisfied by activity and experiment? मतलब कि गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम जो है वह सेटिस्फाइड है किससे? अच्छा, एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट के लिए। लेकिन उसके लिए कौन सा वैलिडिटीज होना चाहिए? कॉग्निटिव वैलिडिटी होना चाहिए, या हिस्टोरिकल, या इन्वायरमेंटल, या प्रोसेस? वैलिडिटीज जो एक्सपेरिमेंट भी कर सके और एक्टिविटी भी करवा सके। यस। क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट वैलिडेट करता है? क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट? सर मेरे को नहीं लगता। गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम को क्या कॉग्निशन का साइंस का रोल है? मैं जाना चाहूंगा पर्यावरण संबंधी, इन्वायरमेंटल। नो, प्रोसेस। देखिए, प्रोसेस के थ्रू जाना हमारा चाहिए। साइंस जो है वो प्रोसेस पर बेस्ड। तो मैं यहाँ पे गलत हो गया हूँ, क्योंकि साइंस में आपने देखा होगा ऑब्जर्वेशन होता है, हाँ, एक्सपेरिमेंटेशन होता है, एनालिसिस होता है, इंटरफेरेंस होता है। अच्छा, ये सारी चीजें क्या है? प्रोसेस ही तो है। प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, और आप लोग देखने वाले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दबा के कमेंट करिए।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। Anu took her class 8 children to field trip. Which of the following could be the most appropriate objectives for this activity? मतलब अनु जो है वह क्लास 6 में के जो बच्चे हैं, सॉरी 8 के जो बच्चे हैं, उसको वह फील्ड ट्रिप में लेकर के जाती है। तो वो फील्ड ट्रिप में लेकर के जा रही है, तो वो एक तरीके से एक्टिविटी करवा रही है। उस एक्टिविटी में जो करवाया उसके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ नीचे गिवन है, तो उसमें से सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा? फर्स्ट, इट इनकरेज इंटरेक्शन अमंग चिल्ड्रन। It promotes process skills through concrete experiences. It enhances observation skills among the children. It breaks the monotony of class as well as of teachers. इसमें लगता है सर कि इसमें जो है इंटरेक्शन तो एनकरेज करेगा, बिल्कुल सही। पर मेरे को लगता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच के लय को तो तोड़ेगा नहीं। एक्टिविटी दिखाने से लय कैसे टूट जाएगा? तो मुझे फर्स्ट वाला लगता है सर, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी, हाँ बिल्कुल सही। क्योंकि भाई मोनोटोनी, भाई बच्चा तो वहाँ पे भी सीखेगा, यहाँ पे भी सीखेगा। देखिए, इनकरेज करना वह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और बच्चे का काम है डिस्करेज करना। आवर बर्थ राइट। डिस्करेज करना नहीं है, इनकरेज करना। और प्रमोट करना भी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इनहांस करना भी जरूरी है। आप बन गए हैं जवाहरलाल नेहरू। हाँ, बट ब्रेक करना वो सही नहीं है, हमको करना है प्रमोट। तो चलिए, ब्रेकिंग नहीं करना है। हाँ अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। Yes, Which of the following should not be an objective of science education at the upper primary level? मतलब कि अपर प्राइमरी लेवल में साइंस एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स में कौन सा सही नहीं है? Nurturing the natural curiosity of children, inculcating the values of cooperation and concern for life, cultivating scientific temper या emphasizing the textbook definitions of concept। जो नहीं होना चाहिए, निगेटिव आंसर दे रहा है। तो ये तो सही है कि चाइल्ड की जिज्ञासा को बढ़ा रहे हैं आप, क्यूरोसिटी बढ़ा रहे हैं, तो होना चाहिए सर। वो तो होना चाहिए, क्यूरियोसिटी बढ़ाना चाहिए। मेरे को लगता है सर सिर्फ डेफिनेशन पे ही नहीं रहना चाहिए, एम्फसाइज नहीं करना चाहिए डेफिनेशन को। तो फोर्थ वाला मेरे को सर इनकरेक्ट लग रहा है। यस, फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट है, बिल्कुल। देखिए, हमारा साइंस नेचर पर बेस्ड है। अच्छा सर। उसमें नेचुरल क्यूरियोसिटी होना चाहिए। अच्छा सर। हमारा साइंस हमारे लाइफ पर भी एक तरीके से डिपेंडेंट है। हमारे लाइफ से वो कोऑपरेट करता है। तो सेकंड भी सही हो गया। थर्ड है कल्टीवेटिंग साइंटिफिक टेम्पर, वो तो होना ही चाहिए, डेवलपमेंट होना ही चाहिए। बट फोर्थ जो है एम्फसाइजिंग ओनली द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर आप टेक्स्ट बुक में गिवन डेफिनेशंस को ही पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल करते नहीं है, तो साइंस आपका हेल्प नहीं करेगा। गेट आउट कर। वो किसी तरीके से ऑब्जेक्टिव नहीं है इसका। यस, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 82
Which of the following can enhance critical thinking among children? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा क्रिटिकल थिंकिंग है बच्चों के लिए जो हमेशा उसको इनहांस करे, बढ़ावा दे? तो आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड साइंस टेक्स्ट बुक इन द क्लास, बच्चों को बोले कि साइंस बुक पढ़ो बच्चे, ऐसा थोड़ी। सेकेंड, आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड द एक्सटेंडेड लर्निंग गिवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक, कि बच्चे को जो बुक गिवन है उसके लास्ट में जो दिया गया कंक्लूजन है जो भी है उसको पढ़ने के लिए बोला जाए। बताओ। थर्ड है आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देमसेल्व्स इन ग्रुप्स फॉलोड बाय शेयरिंग इन द लार्ज ग्रुप, मतलब बच्चों को कहा जाए कि बेटा तुम जो है डिस्कस करो ग्रुप में और शेयरिंग के साथ में पढ़ाई करो, थोड़ा बड़ा सा ग्रुप बना लो। या डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बाय द टीचर, मतलब टीचर के द्वारा क्या किया जाए, मुझे क्या एक्सपेरिमेंट के लिए डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाए, प्रदर्शन किया जाए। सर जब हम ग्रुप में रहेंगे तो ग्रुप में क्या होगा, फेवर भी होगा और अगेंस्ट भी होगा। अगर मैं कोई अपना कंक्लूजन दूंगा तो मेरे कुछ लोग फेवर में भी रहेंगे, मेरे कुछ अगेंस्ट में भी रहेंगे, तो उसमें क्या होगा, चर्चा होगा, उसमें डीप थिंकिंग होगा और डीप थिंकिंग की वजह से क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर आई थिंक। बिल्कुल सही। हाँ, देखिए ग्रुप में ही वर्क करना चाहिए, ग्रुप में ही वर्क करना चाहिए, क्योंकि ग्रुप में वर्क करने से टाइम भी कम लगता है, हाँ, वर्क स्पीड होता है, नॉलेज का शेयरिंग होता है और हमारा नॉलेज इंक्रीज हो जाता है, गॉसिप भी हो जाता है, गॉसिप करते करते हमारा स्टडी भी हो जाता है। इसीलिए औरत लोग खाना बनाने के बाद पंचायत में बैठ जाते हैं, पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 83। A teacher begins the class by demonstrating the chemical taste of starch in a given sample of food, मतलब एक टीचर जो अपना क्लास को कुछ इस तरीके से स्टार्ट करता है कि वह डेमोन्स्ट्रेट करता है, प्रदर्शन करता है किसका, केमिकल टेस्ट का, जो किस पे है, स्टार्च का। जो स्टार्च जो होता है वो फूड में होता है, ऐसा हमने सुना है। वह अब इसको दिखा भी रहा है वह टीचर कि फूड में कैसे स्टार्च जो है वो प्रेजेंट होता है। The cognitive process associated with the underlined word in the above study. तो जो डेमोन्स्ट्रेटिंग है वह किस तरीके से कॉग्निटिव जो प्रोसेस में एसोसिएट होता है बताइएगा। क्रिएटिंग है, एनालिसिंग है, अप्लाइंग है या अंडरस्टैंडिंग है? केमिकल टेस्ट जो स्टार्च कर रहा है टीचर ने किया, तो कौन सा जो है वहाँ पे हो रहा है, तो अप्लाइंग तो नहीं हो रहा है क्योंकि बच्चे कुछ अप्लाई तो किए नहीं है। हाँ जी। आप क्रिएट भी नहीं कर रहे हैं बच्चे वहाँ पे, टीचर जो डेमोन्स्ट्रेट कर रही है उसी को देख रहे हैं, तो फर्स्ट और थर्ड तो हमको नहीं लगता है। अब बच्चे एनालाइज भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, दोनों है। तो प्रदर्शन करके सिखा रही है टीचर, अंडरस्टैंडिंग हो रहा है मेरे को लगता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर आई थिंक। क्या हो सकता है आंसर? देखिए वह टीचर डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रोसेस से बता रही है, मतलब करके बता रही है, लर्निंग बाय डूइंग। तो वहाँ पर वो क्रिएट तो नहीं कर रही है। हाँ सर। वहाँ वो एनालिसिंग भी नहीं कर रही है, वहाँ पर कर रही है वो अप्लाई कर रही है। पूछ रहा है क्या सर? अप्लाई कर रही है। ओ, टीचर अप्लाई कर रही है। केमिकल्स फॉर्मूलाज है, केमिकल टेस्टिंग है, वो सारी चीजों को वो अप्लाई कर रही है, बच्चों के सामने बता रही है उस चीज को। ये देखो बेटा, फूड में क्या होता है, स्टार्च होता है, जो हम आपको लाइव बता रहे हैं। बताइए, आगे बढ़ते हैं सर।
Which of the following activities will not provide for active learning among children? मतलब इनमें से कौन सा एक्टिविटी है तुझे प्रोवाइड नहीं करता है एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग को बच्चों को भी? एस्टैब्लिशिंग साइंस क्लब, Establishing science club, ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड ट्रिप, organization of field trip, डेवलपिंग अ साइंस कॉर्नर, developing a science corner, और लिसनिंग टू अ लेक्चर इन क्लास। listening to a lecture in class. एक्टिव लर्निंग किसमें नहीं है? अरे लेक्चर सुनने में कौन सा एक्टिव लर्निंग नहीं रहेगा? तो फोर्थ वाला मेरे को लगता है, फोर्थ वन इज द राइट आंसर आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लेक्चर सुनना वो एक्टिव सो लर्निंग जाना, नहीं होता है, वो पैसिव लर्निंग है। वो स्टूडेंट स्लीपिंग टाइम हो गया लेक्चर सुनना। हाँ जी, वो हो गया स्टूडेंट स्लीपिंग टाइम लेक्चर सुनना। हाँ, स्टूडेंट सुनते सुनते सो जाता है आता है, जो सोवत है वो और रोवत। खोवत। बताइए, और संग में रोवत भी है, फिर कुछ नहीं पावत है। वो कुछ नहीं पावत है, वो सिर्फ गड़बड़ करत जावत है। Concentrate only to the study. So therefore, स्टूपिड फेलो बन गया वो बच्चा। which of the following is used for finding the learning gaps of learners in science? अच्छा, मतलब कि इसमें से कौन सा सीखने में जो गैप होता है उसको पता लगाते हैं। कॉन्सेप्ट मैप, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो या टीम एंड अचीवमेंट टेस्ट? तो यहाँ पे सर मेरे को लगता है लर्निंग गैप जो है लर्नर और साइंस के बीच, वो कॉन्सेप्ट मैप बना के भी हो सकता है, बट टीचर के लिए ज़रूरी है उसका पोर्टफोलियो बनाना। तो सी तो मेरे को लगता है कॉन्सेप्ट मैप बना के भी होगा। और टर्म एंड अचीवमेंट लिस्ट सर उतना इम्पोर्टेंट मेरे को लगता नहीं। तो ए बी सी इज द करेक्ट आंसर मेरे को लगता है। थर्ड वन इज द राइट आंसर। हाँ सही है, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट मैप तो जरूरी है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी जरूरी है, पोर्टफोलियो भी जरूरी है, लेकिन टर्म अचीवमेंट टेस्ट जो है वो थोड़ा अजीब है। ओ क्यों भाई, बच्चे का मार्क्स देख के थोड़ी बताओगे कि तुम भाई नॉलेज अर्न कर रहे हो कि नहीं। बैड थिंकिंग। Which of the following tools is based on the technique of observation? हाँ, क्या हो सकता है? ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट या एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ऑब्जर्वेशन आप ओरल टेस्ट और रिटन टेस्ट मेरे को तो नहीं लगता, उसको टेस्ट लेके आप ऑब्जर्व थोड़ी कर सकते हैं। आप एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है उससे मेरे को लगता है थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं। देखिए 86 टूल्स का उपयोग करने की बात की गई है ऑब्जर्वेशन के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बढ़िया जो है अभी के टाइम में है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। So answer is anecdotal record. सर
इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87। यहाँ पे सर स्टेटमेंट सर करे, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना। हाँ सर, पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम हेयर्स ऑफ गोट्स। पढ़ता हूँ। उसके बाद Angora is a type of wood wool obtained from rabbits. उसके बाद सर फिर है camel wool is used to make carpets। और उसके बाद देखिए पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैबिट्स। तो मुझे सर क्या लगता है, पश्मीना जो है वो क्या है, कश्मीर का है, तो गोट्स का सही है सर, गोट्स का या फिर शीप का रहता है। अंगोरा के बारे में मेरे को कंफर्म नहीं है कि वो रैबिट से मिलता है कि नहीं। कैमल वूल से कारपेट बनता होगा, सी ए और सी तो मेरे को लगता है सर। पश्मीना वूल रैबिट से मुझे लगता है सर ए एंड सी आंसर हो सकता है। व्हाट इज द आंसर? तो क्या आंसर होगा सर? एक्चुअल में इस क्वेश्चन में डाउट क्रिएट कर दिया गया है, इसका हम लास्ट में देखते हैं। लास्ट में देखते हैं, ठीक है सर। आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्ड लिस्टेड बिलो। देखिए इसमें एनिमल को आइडेंटिफाई करना है। हाँ, तो लॉन्ग बैकबोन, ऐसा जानवर जिसका बैकबोन लॉन्ग रीढ़ की हड्डी वो सबसे लंबा होगा। बताइए कौन है? गया स्नेक और फिर मैनी मसल्स, बहुत सारी मसल्स रहेगी उसमें। फिर बोल रहा है बॉडी कर्व्ड इनटू मैनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, तो मुझे क्या लगता है स्नेक के अंदर तो बैकबोन होता ही नहीं है, तो स्नेक और स्नेल और स्नेक तो नहीं लगता है सर। अरे यार यहाँ तो, अरे यार देखिए मुझे तो यहाँ स्नेक ही लग रहा है, क्योंकि इसमें तो सब फिर वैसे हो गए, अर्थवॉर्म, स्नेल और हुकवॉर्म, ये तीनों तो बिना उसके हो गए। तो स्नेक की शायद लॉन्ग बैकबोन होती है, बैकबोन तो इसी का होता है जी। तो इसीलिए मेरे को लगता है फर्स्ट इज द राइट आंसर। यस। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? जो सही नहीं है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। All arteries carry oxygen from heart to other parts. अच्छा, Arteries have thick wall or arteries have elastic walls. नॉट ट्रू सर बोल रहा है। Yes, yes. तो वेन्स मेरे ख्याल से ऑक्सीजन रिच ब्लड करता है, आर्टरीज डीऑक्सीनेटेड रिच ब्लड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर मुझे लगता है ए लग रहा है, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड तो नहीं होगा। गलत गलत, बिल्कुल सही। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। वो रिच ब्लड वगैरह वो कुछ नहीं करती, नहीं करता है। तो सर Which one of the following represent correct matching order? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओ करेक्ट मैचिंग ऑर्डर। तो देखिए हमने अभी बताया था लैक्टोबैसिलस किसमें मिलता है जी? गॉड में। यस सर। तो लैक्टिक एसिड मिलेगा जहाँ तक, हाँ, वहीं से आपको मिल गया आंसर बन के। अच्छा, एसिडिक एसिड फिर लैक्टिक एसिड मिल जाता है कर्ड में, तो बी का फर्स्ट, तो बी का बस एक ही में गिवन है तो भी आंसर गिवन है। ए का हो गया फोर्थ और सी का हो गया थर्ड, सेकंड स्पिनच ऑक्सैलिक एसिड। तो क्या आंसर सही है सर? फोर्थ। हाँ, सेकंड नंबर। तो चलो अब क्लास को फिर कल करेंगे, 90 क्वेश्चंस हो गए हैं। यहीं पर यस क्लास की समाप्ति होती है और बाकी दूसरे की क्लास कल। थैंक यू सो मच फॉर watching this video. watching.